यह रिनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन। जैसे ही ये दरार बनी, बाहर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वैंग लिन के शरीर में प्रवेश करने लगी। उसी समय उसकी ओरिजिन सोल के टूटे हुए टुकड़े फिर से संगठित होने लगे। हालांकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बिखर नहीं रही थी। वांग लिन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत होकर कल्टीवेट करने लगा। 3 दिन बाद आसमान काला हो गया और बर्फ ने पहाड़ को ढक लिया। दूर से देखने पर पूरा पहाड़ जैसे बर्फ में दबा हुआ लग रहा था। वांग लिन की ओर गिरती बर्फ उसके शरीर से 3 इंच दूर ही पिघल जाती थी। इससे उसके चारों ओर एक गोल पानी का निशान बनता जा रहा था। उसके चेहरे पर बनी टी मार्क अब पहले जैसी गहरी नहीं रही और धीरे धीरे गायब होने के लक्षण दिखने लगे। जब वांग लिन ने अपनी आंखें खोली तो उनमें स्पिरिट से भरी चमक थी। 10% टी मार्क्स गायब हो गए हैं, सील ढीला हुआ है और मेरी कल्टीवेशन वापस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की अर्ली स्टेज तक आ गई है। अब मैं अपनी बैग में रखे बहुत से ट्रेजर्स का थोड़ी बहुत मदद से उपयोग कर सकता हूँ। इस स्थिति में और मॉस्किटो बीस्ट की मदद से जब तक मैं किसी सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर से नहीं टकराता, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन वो सेलेस्टियल जेड मेरी शरीर की सहन शक्ति की सीमा तक था। अगर मैं और लेता तो शायद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से पहले ही मेरा शरीर धूल में बदल जाता, इससे पहले कि डोमेन और सील टूटते। अब मुझे बस जल्द से जल्द कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना है। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं एक और सेलेस्टियल जेड ले सकता हूं और डोमेन व सील को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर सकता हूं। हालांकि मेरे पास सीमित टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स हैं, मैं उन्हें इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी हो, ताकि मैं शांति से कल्टीवेट कर सकूं। मुझे किसी भी हालत में 9 साल के अंदर अपनी कल्टीवेशन वापस पानी ही होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वैंग लिन की आंखों में चमक आई और वो मॉस्किटो बीस्ट पर कूद गया। मॉस्किटो बीस्ट ने प्रसन्नता से दहाड़ मारी और वैंग लिन को लेकर उड़ चला। वांग लिन ने नीचे देखा और फायर क्लाउड विलेज की ओर निगाह डाली। जब से उसने उस विशालकाय आदमी और नाइफ स्कार्ड आदमी को मारा था, उसका गुस्सा काफी शांत हो चुका था। उसने मॉस्किटो के सिर को थपथपाया और वो तेजी से आगे बढ़ गया। धीरे वांग लिन का चेहरा बदल गया। उसकी कल्टीवेशन अभी सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की अर्ली स्टेज तक ही पहुंची थी और वो मॉस्किटो बीस्ट की लेट नेसेंट सोल स्तर की गति सहन नहीं कर सकता था। मॉस्किटो तुरंत धीमा हो गया और धीरे धीरे उड़ने लगा। मॉस्किटो बीस्ट की पीठ पर बैठे हुए वांग लिन ने मैप जेड निकाला और दक्षिण की ओर देखा। वहीं पीलू देश की सोल रिफाइनिंग सेक्ट थी। सुजाकू कॉन्टिनेंट पर पीलू देश की 3 महान सेक्ट्स में से एक सोल रिफाइनिंग सेक्ट के भीतर निश्चित रूप से बहुत अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। उसने सोल रिफाइनिंग सेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ही अजीब था। इसमें कुछ 100 ही कोर डिसाइपल्स थे, लेकिन हजारों की संख्या में आउटर डिसाइपल्स थे। बाकी 2 महान सेक्ट्स की तुलना में सोल रिफाइनिंग सेक्ट में सबसे कम कोर डिसाइपल्स थे, फिर भी ये उनके बराबर थी। इससे साफ था कि वहाँ के ट्रेजर्स महान थे और कोर डिसाइपल्स की कल्टीवेशन बहुत शक्तिशाली थी। सोल रिफाइनिंग सेक्ट कभी भी मॉर्टल चिल्ड्रन को सीधे डिसाइपल नहीं बनाती थी। इसका केवल एक ही तरीका था, पहले आउटर डिसाइपल बनो। हर 3 साल में आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के बीच प्रतियोगिता होती थी और उनमें से एक को कोर डिसाइपल चुना जाता था। कोर डिसाइपल्स के बीच भी हर 3 साल में प्रतियोगिता होती थी और हारने वाला बाहर कर दिया जाता था। आउटर डिसाइपल बनना आसान था, बस पर्याप्त स्पिरिट स्टोन दो और कुछ समय के लिए आउटर डिसाइपल बन जाओ। सोल रिफाइनिंग सेक्ट के चारों ओर कई विशाल पहाड़ थे जहां स्पिरिचुअल एनर्जी सामान्य से कई गुना अधिक थी। यहीं आउटर डिसाइपल्स रहते थे। हालांकि वो आउटर डिसाइपल्स थे, लेकिन असल में बस स्पिरिट स्टोन्स देकर कल्टीवेशन केव्स किराए पर ले रहे थे। इन अजीब तरीकों के कारण वांग लिन ने सोल रिफाइनिंग सेक्ट को चुना। मैप में इसकी जानकारी बहुत विस्तार से थी। वांग लिन को लगा कि जिसने उसे जेड बेची थी वो शायद यहाँ का एक आउटर डिसाइपल रहा हो। पीलू आखिरकार एक रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री था और वहाँ की अनगिनत कल्टीवेशन फैमिलीज हर 3 साल में अपने शिष्यों को इन 3 महान सेक्ट्स में भेजती थी। इन कल्टीवेशन फैमिलीज के डिसाइपल्स को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलते थे। जब तक उनका टैलेंट असाधारण न हो, उन्हें सबसे निचले स्तर से शुरुआत करनी पड़ती थी। 7 दिन की यात्रा के बाद वैंग लिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पास पहुंच गया। वहां से लगभग 500 किलोमीटर दूर वो मॉस्किटो बीस्ट से उतर गया और एक सामान्य फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालकर उस पर सवार होकर सेक्ट की ओर उड़ने लगा। कुछ ही देर में सोल रिफाइनिंग सेक्ट उसकी आंखों के सामने आ गया, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर ही एक कोमल लाइट ने उसके आगे का रास्ता रोक लिया।
वांग लिन जानता था कि ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट का डिफेंसिव फॉर्मेशन है, इसलिए उसने तुरंत फ्लाइंग सॉर्ड समेटी और नीचे उतर गया। तभी अचानक पीछे से लाल और बैंगनी लाइट की एक रे शोर के साथ उसके पास से गुजरी। पास के पेड़ उस विंड फोर्स से हिलने लगे। जैसे ही लाल रोशनी पास आई, एक लाल बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति दिखा। उसका चेहरा अजीब था। मुंह और नाक बहुत बड़े थे, लेकिन आंखें बहुत छोटी थीं, जैसे वो आकाश को भी निगल सकता हो। वांग लिन ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत सम्मान के साथ एक और खड़ा हो गया। वो बूढ़ा आदमी सोल रिफाइनिंग सेक्ट में प्रवेश करने ही वाला था, लेकिन वांग लिन को देखकर रुक गया और आश्चर्य से बोला, तू किस सेक्ट का डिसाइपल है? वांग लिन ने विनम्रता से कहा, शिष्य एक रोग कल्टीवेटर है और आउटर सेक्ट डिसाइपल बनने की आशा रखता है। बूढ़ा व्यक्ति वांग लिन को गौर से देखकर बोला, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है एक रोग कल्टीवेटर के लिए। तू क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए स्थान ढूंढ रहा है ना? वांग लिन ने आदर से कहा, जी यही शिष्य की इच्छा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तू देर से आया है। आउटर डिसाइपल्स को भर्ती करने का समय बहुत पहले खत्म हो गया। वापस जा और कुछ वर्षों बाद फिर आना। वांग लिन ने मन में ठंडी हंसी हंसी लेकिन चेहरे पर सम्मान दिखाया। उसने दुखी दिखते हुए एक सील्ड बॉक्स निकाला और कहा, सीनियर, यह एक फ्लाइंग सॉर्ड है जो शिष्य को वर्षों पहले मिली थी, लेकिन कभी उपयोग नहीं किया। कृपया इसे स्वीकार करें। शिष्य केवल आउटर सेक्ट डिसाइपल बनना चाहता है। ये फ्लाइंग सॉर्ड कोर फॉर्मेशन स्तर के एक कल्टीवेटर के लिए भी कीमती थी, और ये बूढ़ा बस उसी स्तर पर था। बूढ़ा रुका, उसने सील्ड बॉक्स लिया और खोलते ही खुश नजर आया, लेकिन उसने खुशी छिपा ली और पूछा, ये तुझे कहाँ मिली? वांग लिन ने झूठी कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक घायल कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की मदद की थी। बूढ़ा संतुष्ट हो गया और बोला, ठीक है, तेरे प्रयासों को देखते हुए मैं अपवाद बनाऊंगा, मेरे साथ चल। उसने एक टोकन निकाला और फॉर्मेशन में दबाया। लाइट हट गई और वांग लिन भीतर चला गया। पीछे पीछे चल। सोल रिफाइनिंग सेक्ट के भीतर कई रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर किसी में फंस गया तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। कुछ ही देर में वे एक क्लिफ पर पहुंचे, जहां एक भव्य पैलेस और बहुत सारे घर थे। बूढ़े व्यक्ति ने जोर से पुकारा, चंद दावे, आ रहा हूँ रेड हेयर। चिल्ला क्यों रहा है? एक आलसी आवाज आई और एक बिखरे बालों वाला व्यक्ति बाहर निकला। रेड हेयर एल्डर बोला, यह एक शिष्य है जो रास्ते में मिला, इसे आउटर डिसाइपल बना ले। उस व्यक्ति ने वांग लिन को देखा और कहा, तू कह रहा है तो मना कैसे कर सकता हूँ? रेड हेड एल्डर हंसते हुए बोला, मैंने इस बार 100 से ज्यादा वेंचफुल सोल्स जमा की हैं। उन्हें सोल फ्लैग में जोड़ूंगा, फिर तेरे साथ शराब पीऊंगा। कहकर वो उड़ गया। उस व्यक्ति ने वांग लिन से पूछा, तेरा नाम क्या है? वांग लिन ने उत्तर दिया, शिष्य का नाम कियान मू है। इस पहाड़ की 1090वीं कल्टीवेशन केव तेरी होगी। 1 साल के लिए किराया, एक मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन। और उसने एक काला टोकन फेंका। वांग लिन ने दुखी चेहरे से 2 मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स दिए और व्यक्ति चला गया। लेकिन जाते जाते उसने पूछा, तूने रेड हेयर को क्या दिया था? वांग लिन बोला, एक फ्लाइंग सॉर्ड जो एक सीनियर ने कभी दी थी। तभी तो वो इतना खुश था। कियान मू, भले ही तू फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में है, घमंड मत कर। यहाँ कुछ और भी ऐसे हैं। 6 महीने बाद आउटर सेक्ट डिसाइपल्स की प्रतियोगिता है। मेहनत कर तो शायद कोर डिसाइपल बन सके। वो व्यक्ति फिर अंदर चला गया। इसी समय लियू में लगभग 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से सोल रिफाइनिंग सेक्ट की ओर देख रही थी। उसके हाथ में एक जेड थी, जिसे उसे उसके एंसेस्टर ने भेजा था। ये जेड सिंह नीव की सटीक जगह नहीं बताता था, लेकिन अगर वो 50 किलोमीटर के दायरे में होता तो ये प्रतिक्रिया देता। उस समय जेड से हरे रंग की लाइट निकल रही थी। लियू में ने धीरे से कहा, क्या वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में है? जो ग्रह के पूर्वी भाग में एक हरे रंग की रोशनी उड़ रही थी। लेकिन यह व्यक्ति अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी ओरिजिन सोल से उड़ रहा था। वो बहुत बुरी हालत में था। उसकी ओरिजिन सोल पर 3 मुट्ठी के आकार के गड्ढे थे। हर एक से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। यह व्यक्ति जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज था। उसे सन टाई के डीमन चाइल्ड ने बुरी तरह घायल कर दिया था और उसे अपनी ओरिजिन सोल के साथ भागना पड़ा। उसके पास वांग लिन के बारे में सोचने तक का समय नहीं था। लेकिन वो डीमन चाइल्ड बहुत अजीब था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा और बस उसका पीछा करता रहा। इन कुछ महीनों में वे लगभग पूरे ग्रह का एक चक्कर लगा चुके थे। इस पीछा करने के दौरान जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज को उस डीमन चाइल्ड के कुछ घूंसे लगे। ये छोटे घूंसे दिखने में मामूली लग सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी ओरिजिन सोल को घायल कर दिया। अगर वो पुराने समय से एक अनुभवी कल्टीवेटर न होता और उसके पास कुछ गुप्त जायंट डीमन क्लैन की तकनीकें न होती, तो वो शायद जीवित ही न रहता।
वो इतना घायल हो चुका था कि अब वो अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। इसलिए अंत में उसने उस डीमन चाइल्ड को ग्रह के अत्यंत उत्तर की ओर लुभाया। वहाँ एक प्राचीन रिस्ट्रिक्शन था जो सुजाकू ग्रह के निर्माण के समय से मौजूद था। उसी में वो उस डीमन चाइल्ड को फंसाकर किसी तरह भाग निकला। वो बहुत कमजोर हो चुका था और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप जायंट डीमन क्लैन के क्षेत्र में लौट आया। चीहू और बाकी कबीले के सदस्यों का क्या हुआ, उसने इस पर सोचना भी छोड़ दिया था। लौटते ही उसने एक कबीले के सदस्य के शरीर पर अधिकार कर लिया और क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू कर दी। जहाँ तक वैंग लिन की बात थी, तो अब वो उसकी तलाश करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सुजाकू पहले ही इस मामले की जांच शुरू कर चुका था, इसलिए उसने मजबूरी में ये विचार छोड़ दिया। हालांकि वो वांग लिन को नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसने वो रहस्यमयी उड़ने वाली तलवार चुरा ली। इस समय वो वृद्ध व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है। वो अपने कब्जाए गए शरीर में थोड़ा हिलता है और उसकी आंखों में अंधकार छा जाता है। उस शरीर को पूरी तरह अपनाने में समय लगेगा। ये समय उस शरीर और उस पर अधिकार करने वाले की कल्टीवेशन पर निर्भर करता है। उसके बाद उसने अपनी बैग ऑफ होल्डिंग पर प्रहार किया और वो सेलेस्टियल सॉर्ड बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। उसने तलवार की ओर इशारा किया और तुरंत ही एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिसमें दया की गुहार भी शामिल थी। वो चिल्लाया, सॉर्ड स्पिरिट, सामने आ। तभी काली गैस तलवार से निकलकर एक्सियो लिगियो का आकार ले लेती है। उसने जैसे ही जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज को देखा, वो तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, मेरे स्वामी, कृपा करें, मुझे मत मारिए। मुझे उस वैंग नाम के व्यक्ति ने मजबूर किया था। मुझे भी उससे उतनी ही नफरत है जितनी आपको, मेरे स्वामी। मैं उसे हड्डियों तक नफरत करता हूँ। पूर्वज थोड़ी देर के लिए चकित हुआ और फिर मुस्कराया, तू तो बड़ा विचित्र सॉर्ड स्पिरिट है। अधिकतर सॉर्ड स्पिरिट्स तो निष्ठावान होते हैं। एक्सियो लिगू ने तुरंत चापलूसी से कहा, आपके दादाजी एक्सियो। पूर्वज ने घूर कर देखा तो उसने फौरन खुद को सुधारा। उन सेवक सॉर्ड स्पिरिट्स की क्या बिसात मेरे सामने। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किसका साथ देना चाहिए। पूर्वज ने उस पर एक हरी रोशनी की किरण फेंकी, जिससे एक्सियो लिगू दर्द में चिल्लाने लगा और वैंग लिन को गालियां देने लगा। पूर्वज ने शांति से वो मंत्र हटाया और कहा, आज से तू मेरा सॉर्ड स्पिरिट है। चूंकि तू खुद समर्पण कर रहा है, मैं तुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालूंगा। वैसे भी मेरे पास रहते हुए तू भाग ही नहीं सकता। असल में वो हरी रोशनी एक सील थी, लेकिन वो केवल एक्सियो लिगियो को नुकसान पहुंचा पाई, सील नहीं कर सकी। ये देखकर वो वृद्ध व्यक्ति हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने तय किया कि नए शरीर में खुद को ढालने के बाद इस पर शोध करेगा। एक्सियो लिगो ने आभार प्रकट किया, लेकिन मन ही मन सोचा, आपका दादा एक्सियो लिगो बहुत चालाक है। मुझे नहीं पता वो राक्षस मुझे कब बचाने आएगा, लेकिन तब तक मुझे झुकना होगा। पहले झुको, फिर बदला लो। मैं वांग लिन का वफादार हूँ। वो अच्छा रहा मेरे लिए, मैं कैसे उसे धोखा दे सकता हूँ। वृद्ध व्यक्ति सोच में डूब गया। पहले तो वो इस सॉर्ड स्पिरिट को मिटाकर अपना नया बनाना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि मूल सॉर्ड स्पिरिट के बिना तलवार की पूरी शक्ति नहीं मिल सकती। और ऊपर से ये सॉर्ड स्पिरिट बहुत बुद्धिमान था, जो बेहद दुर्लभ होता है। उसे ये नहीं पता था कि एक्सियो लिगियो असल में एक डेविल है, और अगर वो अभी अभी खाई कसम को भी तोड़ दे तो वो उसे नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही देगा। वृद्ध व्यक्ति ने तलवार को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। ये तलवार सामान्य नहीं है, ये किस पदार्थ की बनी है मैं नहीं जानता। फिर उसने उसे अपनी बैग में रख लिया। वांग लिन अब तक अपने टोकन के साथ उड़ते हुए गुफा नंबर 1090 में पहुंच चुका था और अंदर चला गया। गुफा छोटी थी, ठीक वैसी ही जैसे कभी हैंग यू सेक्ट में थी, बस एक पत्थर का बिस्तर और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत सघन थी, बाहर की तुलना में कई गुना ज्यादा। यहाँ तक कि ये फायर क्लाउड विलेज के कुएं से भी बेहतर थी, जहाँ 3 लगभग समाप्त हो चुके टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स लगे थे। वांग लिन ने कमल की मुद्रा में बैठकर साधना शुरू की। 3 दिन बाद उसने अपनी आंखें खोली और सिर हिलाया। उसे लगा गति अभी भी बहुत धीमी है। उसने 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकाले, चारों तरफ रिस्ट्रिक्शंस बनाए और फिर साधना में लीन हो गया। पूरी गुफा अब भाप की भांति बन गई थी। स्पिरिचुअल एनर्जी केवल वांग लिन में समाहित हो रही थी। 1 महीने बाद उसने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में नई चमक थी। 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स में से 2 पूरी तरह से राख बन चुके थे और तीसरा भी समाप्त होने वाला था। इस पूरे महीने की मेहनत से वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अर्ली स्टेज से मिड स्टेज के पीक तक पहुंच चुका था। अब बस एक कदम बाकी था लेट स्टेज तक पहुंचने के लिए।
अब भी बहुत धीमी गति है, उसने सोचा। उसके पास अब सिर्फ 15 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन बचे थे, जो काफी नहीं थे। तभी उसके चारों ओर की दीवारों और पत्थर के बिस्तर पर दरारें आ गईं। उसने हाथ रखा और सब ठीक हो गया, लेकिन वो समझ गया कि अगर उसने इन स्पिरिट स्टोन्स का फिर से उपयोग किया तो दरारें फिर से आ जाएंगी। इसलिए उसने तय किया कि उसे गुफा बदलनी होगी। वो बाहर निकला। सूर्यास्त हो रहा था। आज वर्ष का अंतिम दिन था। वांग लिन ने दूर क्षितिज की ओर देखा और बुदबुदाया, लाइफ राइजेस फ्रॉम द एशेज। कभी स्वर्ग में खड़ा हुआ व्यक्ति आज एक साधारण मनुष्य की तरह टूट पड़ा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज वो बीता हुआ कल है और कल एक नई शुरुआत। आज के दिन के साथ उसका पतन खत्म हुआ और कल एक नए भविष्य की शुरुआत होगी। तभी उसे दूर आसमान में एक स्त्री आकृति उड़ती हुई दिखाई दी, जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट की ओर बढ़ रही थी। वांग लिन की नजरें एकटक हो गईं। ये लड़की जानी पहचानी लग रही है, जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदरूनी हिस्से की ओर उड़ती जा रही थी। ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। वांग लिन ने एक बार और गौर से देखा, पर याद नहीं कर पाया कि उसने इससे पहले कहाँ देखा था। वो पहाड़ से नीचे उतरा और पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित इमारतों के पास पहुंचा। मध्य आयु का व्यक्ति इस समय ध्यान मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा था। जैसे ही वांग लिन उतरा, उस व्यक्ति ने लापरवाही से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई और उसने आश्चर्य से वांग लिन को घूरा। अरे, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मध्य स्तर तक पहुंच गए हो। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वांग लिन ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। चूंकि उसकी ओरिजिन सोल नष्ट हो चुकी थी, वो अपनी कल्टीवेशन को छिपा नहीं सकता था। इसलिए ये कोर फॉर्मेशन स्तर का कल्टीवेटर तुरंत उसका स्तर देख सका। वांग लिन ने मन में सोचा, मुझे जल्दी से अपनी ओरिजिन सोल को पुनः प्राप्त करना होगा, नहीं तो भविष्य में समस्या होगी। फिर उसने सम्मान पूर्वक कहा, शिष्य पहले से ही इस स्तर के कगार पर था और चूंकि इस स्थान में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत है, मुझे थोड़ा सौभाग्य मिला और मैंने मध्य स्तर में ब्रेक थ्रू कर लिया। मध्य आयु के व्यक्ति का चेहरा शांत रहा, लेकिन वो सोच में पड़ गया। वांग लिन की बात असामान्य नहीं थी, लेकिन उसकी गति कुछ ज्यादा ही तेज थी। उसने वांग लिन को ध्यान से देखा और उसकी पहचान याद कर ली। फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वांग लिन ने हाथ जोड़कर कहा, शिष्य एक ऐसे केव में जाना चाहता है जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक हो। मध्य आयु के व्यक्ति की भौहें सिकुड़ गईं। कल्टीवेटर को लालची नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कल्टीवेशन गति बहुत तेज है, इससे तुम्हारी नींव कमजोर होगी। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो कभी कोर फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। वांग लिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, शिष्य समझता है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ से अनुरोध करता है कि कृपया अनुमति दें। मध्य आयु के व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, जब तुम जोर दे रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन केव बदलने के लिए तुम्हें एक और मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन देना होगा। वांग लिन ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और दुखी मन से एक मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन दे दिया। उस व्यक्ति ने स्टोन लिया और कहा, अपना टोकन दो। वांग लिन ने टोकन दे दिया। उसने पुराना टोकन रख लिया और एक नया टोकन निकाल कर कहा, जितना कम नंबर होगा वहाँ उतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। इतना कहकर उसने टोकन वांग लिन की ओर फेंक दिया। वांग लिन ने टोकन पकड़ा और देखा कि उस पर नंबर था 803। फिर उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मध्य आयु के व्यक्ति की आंखों में फिर से संदेह की चमक आई और वो बड़बड़ाया, अजीब है। फिर वो केव 1090 की ओर उड़ गया। एक पल में वो उस केव में पहुंच गया और अंदर जाकर हर कोना छान मारा, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? क्या वो सच में ब्रेक थ्रू के किनारे था? उसने थोड़ी देर सोचा और फिर तय किया कि वो कियान म्यू नाम के इस व्यक्ति पर नजर बनाए रखेगा। वांग लिन पहाड़ की ओर उड़ता हुआ केव 803 तक पहुंचा। आकार में ये केव पहले वाली 1090 की तरह ही था, लेकिन इसके केंद्र में एक छोटी सी फॉर्मेशन बनी हुई थी। ये फॉर्मेशन काफी जटिल थी, देखने में भी असली नहीं लग रही थी। वांग लिन ने फॉर्मेशन को देखा और पाया कि ये केवल एक सामान्य स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन है। इसमें कई अनावश्यक तत्व जोड़े गए थे ताकि कोई इसकी असली बनावट को समझ न सके। इसका उद्देश्य था आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर एक घनी ऊर्जा वाला क्षेत्र बनाना। लेकिन ये तभी प्रभावी होता है जब इसे स्पिरिट वेन आई के ऊपर प्रयोग किया जाए। स्पिरिट वेन आईज मानव शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह होते हैं। ये जगह स्पिरिट वेन आई नहीं हो सकती, तो फिर ये एक स्यूडो स्पिरिट वेन आई है। वांग लिन ने थोड़ी देर देखने के बाद इसका रहस्य समझ लिया। भले ही उसकी कल्टीवेशन को डी डोमेन और सील ने बांध रखा था, पर वो एक सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर था। 500 वर्षों का अनुभव था उसके पास, जिससे वो तुरंत इसे समझ गया।
ये फॉर्मेशन इतनी जटिल थी कि कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी इसे नहीं समझ सकते थे। नेसेंट सोल स्तर पर कोई इसे देख सकता था, लेकिन समझना फिर भी कठिन होता। सोल रिफाइनिंग सेक्ट ने जानबूझकर इसे जटिल बनाया था ताकि कोई आउटर डिसाइपल इसका रहस्य न समझ सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर आउटर डिसाइपल्स के बीच छुपा होगा। वांग लिन की आंखों में चमक आई। उसने पाया कि इस फॉर्मेशन के नीचे एक और अधिक जटिल फॉर्मेशन है। ये दूसरी फॉर्मेशन असली स्पिरिट वेइन आई से जुड़कर एक नकली स्पिरिट वेइन आई बना रही है। वांग लिन ने उसे फिर से छुपा दिया। फिर उसने फिर से दीवारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसने 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकाले और कल्टीवेशन शुरू की। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले वाले केव से कई गुना अधिक थी। फॉर्मेशन और स्पिरिट वेन कनेक्शन दोनों इसे ऊर्जा से भर रहे थे। 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स जोड़ देने से आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी हो गई कि कोई नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी इसे देखता तो छीनने में संकोच नहीं करता। वांग लिन ध्यान में डूब गया। उसकी पूरी देह आध्यात्मिक ऊर्जा की नीली बर्फ से ढक गई थी। जैसे जैसे ऊर्जा एकत्र होती जाती, वो नीली बर्फ में बदल जाती। पूरी जमीन नीली बर्फ से ढक गई थी। दृश्य बेहद सुंदर था। उसके शरीर पर इतनी बर्फ जमी थी कि वो दूर से एक नीले व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर टी मार्क अब भी स्पष्ट और डरावना था। चूंकि एनर्जी बहुत अधिक थी, टी डोमेन और सील भी ऊर्जा सोख कर और अधिक मजबूत हो गए थे। 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में वांग लिन ने अपना स्थान नहीं बदला। उसने पूरा समय कल्टीवेशन में लगाया, लेकिन जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता, ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ती जाती और गति धीमी हो जाती। अब तक वो लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच चुका था, लेकिन पीक से अभी दूर था। तीनों टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स अब धूल में बदल चुके थे। उसे इसका दुख हुआ और उसने तय किया कि वो आगे इन्हें नियमित रूप से उपयोग नहीं करेगा। इसी दिन वांग लिन की नजर फॉर्मेशन पर पड़ी। उसने जमीन पर हथेली मारी और ऊपरी फॉर्मेशन तोड़ दी, जिससे नीचे वाली असली फॉर्मेशन दिख गई। यहाँ पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। अगर मैं इस स्यूडो स्पिरिट वेन आई से सीधे ऊर्जा खींच लूं, तो शायद कोर फॉर्मेशन स्तर तक पहुंच जाऊं। उसकी आंखें चमक उठी और वो फॉर्मेशन का अध्ययन करने लगा। फॉर्मेशन एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन होती है और वांग लिन रिस्ट्रिक्शंस का विशेषज्ञ था। उसने हाथ की मुहर बनाई और तेजी से आफ्टर इमेजेस बनाता चला गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। ये इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन वांग लिन का अपना निर्माण था। ये सामान्य रिस्ट्रिक्शन से कहीं अधिक जटिल थी। जब वो एंशिएंट गॉडलैंड में कोर फॉर्मेशन स्तर पर था, तब भी वो मुश्किल से कुछ ही बना पाता था। अब वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में था, मुश्किल कहीं अधिक थी। उसके हाथ तेजी से हिलते रहे जब तक सभी आफ्टर इमेजेस मिलकर एक में नहीं बदल गए। उसने फॉर्मेशन की ओर इशारा किया और जोर से पुकारा। इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन पर जा टकराया। फॉर्मेशन कांपी और एक शक्तिशाली लहर निकली, जिससे वांग लिन पीछे हट गया। जब लहर थमी, फॉर्मेशन बंद हो गई। वांग लिन ने आगे बढ़कर इशारा किया और कुछ चटकने की आवाजों के साथ फॉर्मेशन टूट गई और उसके नीचे एक मुट्ठी जितना बड़ा लाल पत्थर दिखाई दिया। यह पत्थर था क्रिस्टल कूनस्टोन। यह ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन संग्रह नहीं कर सकता था। वांग लिन ने बिना कुछ कहे उस पत्थर पर हाथ रखा और ध्यान शुरू किया। धड़ाम! एक अथाह मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिस्टल कूनस्टोन से निकलकर वांग लिन के शरीर में घुस गई। उसके रोम रोम खुल गए और काला धुआं निकलने लगा। उनके चेहरे का टी मार्क थोड़ा हल्का हुआ। नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कमजोर जरूर हो गया। वांग लिन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि सीधे स्पिरिट वेन आई से ऊर्जा लेना इतना प्रभावी होगा। हालांकि उसे पता था कि पहली बार ही ये इतना शक्तिशाली होता है, आगे ऐसा नहीं होगा। अब उसने गहरी सांस ली, मन को शांत किया और एक बार फिर ध्यान में डूब गया।